और इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई लगातार चल रही है। ड्रग्स केस में पिछले 23 दिन से बंद हैं आर्यन खान। इस वक्त आर्थर रोड जेल में हैं और जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुकुल रोहतगी आर्यन खान का पक्ष रख रहे हैं, जमानत की अर्जी पर जिरह कर रहे हैं। एनसीबी की तरफ से एएसजी इस वक्त राजीव रंजन और जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जितेंद्र का रुख करता हूं। जितेंद्र, इस वक्त और क्या इनपुट्स आ रहे हैं? देखिए, जो मुकुल रोहतगी हैं वो अपनी दलीलें दे रहे हैं आर्यन खान के पक्ष में, और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की रिकवरी उनके पास से नहीं हुई है, ना ही उनका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है, ना ही उन्होंने कंजप्शन किया। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो क्रूज़ पर पार्टी करने के लिए गए थे, लेकिन कहीं से कोई प्लानिंग नहीं थी। बाकायदा मुकुल रोहतगी ने ये तक कि उनके पास किसी तरह का सीजर नहीं हुआ और ना ही उनका मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। इसके बाद जज ने पूछा कि मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप चैट कहां से आई है। तो ये सबसे एक अहम बात थी जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो व्हाट्सएप चैट जिसकी बात की जा रही है वो अभी की व्हाट्सएप चैट नहीं है, वो 2018 तो एक बार फिर से हम रुख करेंगे जितेंद्र का। फिलहाल उनका संपर्क थोड़ा टूट गया क्योंकि ठीक है जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था। तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिन व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया भी जा रहा है तो वो अभी काफ़ी प्रीलिम स्टेज है, और जब चार्जशीट फाइल होगी और आगे केस चलेगा तो उस दौरान उसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल उस आर्यन खान के पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है, ना कोई पोजीशन है, ना ही कोई उन्होंने ड्रग्स कंजप्शन किया है। इसके अलावा ना ही उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी सीज नहीं किया गया। जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है तो ये बात भी साफ की है मुकुल रोहतगी ने कि जो अभी फिलहाल जो राजीव, मैं इसे ठीक करवाता हूं क्योंकि कुछ लगता है कि वहां पर सिग्नल की प्रॉब्लम है। लगातार मुकुल रोहतगी जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। राजीव रंजन, आपके पास इस वक्त इसको लेकर के क्या इनपुट्स है? क्योंकि शाम को अगर हम देखा जाए कि फिलहाल लगता है कि शायद अब ये जो जिरह चल रही, क्योंकि एनसीबी ने अभी अपना पक्ष रखना है, ये कल तक ही जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जो जिरह चल रही है, मुकुल रोहतगी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, कई जजमेंट का भी हवाला दे रहे हैं, साफ साफ ये इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि कहीं कोई पोजीशन नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और मेडिकल एग्जामिन नहीं कराया गया, इसमें कहीं कोई ड्रग का कंजम्पशन नहीं है, इसलिए उन्हें डिटेन करना या उन्हें हिरासत में रखना वो गैरकानूनी है। एक तरफ से साफ साफ तर्क रहा। इसके अलावा कई और पक्ष रख लें, लेकिन जिस तरीके से जो मामला चल रहा है, जो बहस चल रही है, जो जिरह चल रही है, वो उम्मीद है कि आज ये कंटिन्यू कर सकता है, कल भी इसे कंटिन्यू करना, क्योंकि शुरुआती दौर में मुकुल रोहतगी ने जरूर स्पष्ट तौर पर कहा कि बड़े एहम संक्षेप में इस बात को जरूर रखेंगे। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर रख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्यन खान के जो काउंसिल हैं उनके द्वारा भी रखे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है तब से रोज नए खुलासे, नए नए दावे किए जा रहे हैं। इस पर सियासत नॉन स्टॉप हो रही है और सबसे बड़ी बात ये जो एनसीपी वर्सेस एनसीबी का खेल हो रहा है उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल है। क्योंकि आज आपको हम ये बता दें कि जाति की एंट्री हो गई। सोचिए जरा, ड्रग्स केस है लेकिन इसमें अफसर की जाति की एंट्री हो जाती है। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जाति प्रमाण पत्र को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं। जवाब में समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी द्वारा पलटवार किया जाता है। उनका परिवार सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से आरोपों की जो झड़ी लगा दी है एनसीपी के मंत्री, एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने, क्या वो ऑफिसर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये भी है क्या बार बार आरोप लगाकर, जैसा कि आपको याद होगा कल हमने आपको सुनाया था कि गोसावी ने क्या कहा था कि बड़े लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस केस को, तो क्या इस जांच को भटकाने की कोशिश भी की जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं और कई मेहमान हमारे साथ हैं। सवाल यही है कि जांच में जाति और धर्म का भला क्या रोल है? परेशानी जांच से है या फिर जाति से है? ड्रग्स केस की गंदी मछली है कौन? वो बड़ी मछली कौन है? साथ ही ईमानदारी की सजा क्या धमकी होनी चाहिए? और सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम साहब हमारे साथ हैं, महेश चौहान जी एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, संजय राय शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, गजेंद्र सांखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सुरेंद्र पाल सिंह एक्टर हैं और आसिफ भामला स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सबसे पहला सवाल उज्जवल निकम साहब, क्योंकि हेयरिंग चल रही है कोर्ट में, मैं आपसे चाहती हूँ, और उज्जवल निकम साहब हमारे साथ अभी नहीं है, महेश चौहान आपसे ही मेरा सवाल है। सर, इस देश में बार बार एक ही बात होती है
इस देश में अदालतें हैं, इस देश में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनका काम पूरा होने से पहले ये किस तरह का खेल आपके नेता नवाब मलिक खेल रहे हैं और उस जो उनके द्वारा स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। कल बोल रहे थे समीर दाऊद वानखेड़े, आज उनको जाति प्रमाण पत्र याद आ गया। सर, एक ऑफिसर पर क्या इस तरह से दबाव बनाया जाएगा, ये आपके विरोधी कह रहे हैं? नहीं, सही बात है। विरोधियों का काम ही होता है विरोध करना। अभी आपने एक सवाल पूछा कि कोर्ट में मामला है सबजुडिस से, उसके पहले हमारे मंत्री इतने सारे आरोप कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन ये मामला बाहर आया उसी दिन से ये मामला मीडिया में आया। पहली बात, अगर ये मीडिया ट्रायल्स अगर नहीं होते तो किसी पॉलिटिकल कमेंट्स की जरूरत ही नहीं होती। अभी देखिए, पहले मामले में जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है, सिर्फ एनसीबी के ऑफिशियल्स ही नहीं, लेकिन उस वक्त वहाँ जो मौजूद थे बीजेपी से रिलेटेड, वो मनीष भानुशाली जी हो, किरण गोसावी जी हो, वो अगर हैंडल करते हैं, वो आरोपी जो है उनको लेके एनसीबी के ऑफिस में जाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ वीडियो शूट करते हैं, सेल्फीज लेते हैं, उसके बाद ये सब मामला आगे आता है। और बहुत सारी, देखिए आपने 2 दिन पहले जो सेल है उन्होंने भी ये आरोप किया है कि उन्होंने बहुत सारे आपके आरोपों पर मैं बीजेपी से जवाब लूंगी। महेश जी, आपके आरोपों पर मैं बीजेपी से जवाब लूंगी, लेकिन आपको तो मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना सर। नवाब मलिक साहब एक के बाद एक जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सर, उन्हें लेकर सवाल है, अफसर पर दबाव बना रहे हैं, अफसर की जाति क्यों याद दिला रहे हैं? कल वो उस अफसर को समीर दाऊद वानखेड़े क्यों कह रहे थे, ये बताइए ना सर। उसकी निजी लाइफ में क्यों जा रहे हैं? अभी निजी लाइफ का सवाल नहीं है। जब एक सरकारी अधिकारी एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट देके या जाली कास्ट सर्टिफिकेट देकर अगर वो नौकरी पा लेता है, वो गलत बात है और कुछ नहीं। उसके जाति पर जाने का हमें कुछ अधिकार नहीं है, ना नवाब मलिक जी का वो इरादा है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया है, वो सच है या झूठ है। अगर वो झूठ है तो सच बर्थ सर्टिफिकेट या सच कास्ट सर्टिफिकेट वो सामने लाए। हम लोग को ये जाति से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन अगर एक दलित की नौकरी छीन कर कुछ लेना देना नहीं है जाली, लेकिन आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर आरोप के बाद एक आरोप लगा रहे हैं सर। आपकी मंशा पर वही सवाल उठेगा जैसे आप बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं सर, आपकी मंशा पर भी सवाल उठेगा और आपके पास इस बात के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्यों एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री इस तरह से एक के बाद एक हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आसिफ मामला ये पूरे तरीके से बीजेपी की साजिश से करार देते हैं। वो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इस पर जवाब आपको भी देना पड़ेगा। देखिए, किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनके अधिकारी, उन पर हमें उंगली उठाने के पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये न्याय प्रणाली है। अगर लोगों का इससे विश्वास उठ जाएगा तो हम आगे न्याय की गुहार क्या लगाए। और भ्रष्टाचार किसी का भी हो, उसका समर्थन होना नहीं चाहिए, ये भी तय बात है। मेरा प्रश्न एक ही है कि ये 2 दिन पहले, ये मामला है 24 दिन पुराना, 2 दिन पहले ये हमारे प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति उठकर आते हैं। 23 दिन से ये कहां गायब थे, मुझे ये बताइए। ये उठकर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं पूजा ददलानी को जानता हूं, मैं आर्यन को जानता हूं, मेरे पास घर नहीं है, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये इस किस्म के व्यक्ति जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, यदि इस किस्म के व्यक्ति, और 2 दिन पहले उन्हीं के राज्य के मंत्री ने कहा है कि भाई समीर वानखेड़े को अंदर डाल दिया जाएगा। अगर गलत है तो ठीक है, ये बात योग्य है, उस पर कोई परहेज नहीं और कोई परहेज नहीं। लेकिन यदि कोई सरकारी अधिकारी अपना काम कर रहा है तो उसके परिवार पर या उस पर लालचन डालना और कई प्रकार के प्रश्न खड़े करना, मैं समझता हूं कि संविधान में ये योग्य नहीं है और इंसानियत में भी नहीं। तो मेरा यही ठीक है। आप पर जो पॉलिटिकल आरोप है सर, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, संजय राय जवाब दीजिए। कह रहे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पर आरोप लगाकर दबाव बनाना, क्या ये उचित है? संजय राय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय राय, आवाज आ रही है आप तक? हमसे पूछ रहे हैं।
गजेंद्र कमलेश सिंह राय। संजय राय जवाब दीजिए अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो जल्दी से सर। आप सवाल फिर से करिए, आवाज नहीं आ रही। संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले आसिफ बामला ने कहा जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पर निजी आरोप लगाना, उसकी प्रिवेसी में दखलंदाजी करना, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना, क्या ये वाजिब है? क्या इसे उचित ठहराया जा सकता है किसी भी स्टैंडर्ड से? जवाब दीजिए सर। देखिए, शिवसेना एकदम स्पष्ट उनका नीति है कि हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, जो ड्रग्स लेते हैं उनके भी उस मामले में खिलाफ हैं और जो बेचते हैं उनके भी हम खिलाफ हैं। लेकिन ये जो खेल चल रहा है 24 दिन से कि एक आदमी को पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर FIR किया जा रहा है, फिर कल एक आदमी आके बता रहा है कि वो 25 करोड़ का उससे लेन देन होने वाला था और उसको फिर जेल में डाला जा रहा है और उसका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। उनका मेडिकल ना कराते हुए 24 दिन जेल में रख के NCB बड़े स्कैंडल के नाम पे एक ढोंग रच के बैठी है। इससे ऐसा लग रहा है कि ये मीडिया में आने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक तरीके का एक NCB के अधिकारी अपने आप को देश से बड़ा समझने की कोशिश करवा रहे हैं। आज जरूरत है कि जब 3000 किलो कई बार पकड़े ड्रग्स, उसको कहीं नहीं दिखाए जी। जो महाराष्ट्र में कई जगह पे पकड़े गए, हमारे पुलिस ने पकड़ा। आपसे जो सवाल है वो ये है सर, आप लोग पॉलिटिकल आरोप बहुत जल्दी लगाते हैं सर। पॉलिटिकल आरोप लगा लीजिएगा, लेकिन जो कम से कम सवाल है उसका तो जवाब दीजिए सर। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आपकी सरकार में मंत्री इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सीधे आरोप आप पर ये है कि आप चाहते ही नहीं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मामले में सच सामने आए। हम एक चाह रहे हैं कि आपके हाथ में पूरी ताकत है, आप दोनों की जांच करा लो। जो मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं उसकी भी डीप तक जाके जांच कराइए, सच्चाई क्या है पता चल जाएगा। और जो इन्होंने लगाया, अगर उनको अरेस्ट किए तो मेडिकल क्यों नहीं कराए? ड्रग्स लिए कि नहीं लिए पता चलता, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता। 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई गुजरात में, अफगानिस्तान से वहां से चल के गुजरात पोर्ट तक आ गई। उसके बारे में एक दिन न्यूज खाली चला, उसके बाद बंद हो गया। उसके तह तक जाने की जरूरत है। कौन उसमें इन्वॉल्व है? कौन लोग गुजरात से इतना बड़ा ड्रग्स लाके और मुंबई में भेजने की कोशिश कर रहे हैं? सर, मैं आपसे महाराष्ट्र को लेके बात कर रही हूँ। मैं आपसे महाराष्ट्र को लेके बात कर रही हूँ। मैं आपसे महाराष्ट्र को लेकर बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र सरकार आराम से, हम आराम से वाद विवाद कर सकते हैं। पूरी तरह से सतर्क है। आपकी पार्टी से जो सवाल है, आपकी सरकार से जो सवाल है, उनके जवाब तो सर आपको देने पड़ेंगे। उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। आसिफ बामला जल्दी से आपका काउंटर ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए समीर वानखेड़े की भी, और इस मामले में आर्यन खान के साथ जिस तरह की कोताही का आरोप ये लगा रहे हैं उस पर आपका जवाब। कह रहे हैं प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया, ये इनका आरोप है। जवाब जल्दी सर आपका। NDPS का ये जो कानून है 1985 का, इसके चलते, इस एक्ट के चलते सस्पेक्ट इज गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। अगर हम पकड़े और अगर तो आप एक प्रश्न चिन्ह लगाते हो, और यदि छोड़ दिया जाए तो कहे कि भाई रसूखदार लोगों को छोड़ दिया जाए। तो ये एक डिपार्टमेंट जो साझा अपना काम कर रहा है उसे करे तो क्या करे? वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने का इजाजत दीजिए। आप अपना काम करिए राज्य स्तर पर। हमारा कहने का मतलब यह है कि इस किस्म के दबाव से एक बहुत ही गलत मैसेज ब्यूरोक्रेसी पर जाता है, और मुझे लग रहा है इसके आने वाले दिनों में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट मुझे लगता है पड़ेगा। और हमने ये देखा है कि इसमें 20 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें से 5 डीलर्स है और दोनों ने अच्युत कुमार का नाम मेंशन किया है। तो ये एक इंटरनेशनल, चाहे इसमें बिटकॉइंस की आप बात करें या अंतरराष्ट्रीय जो है इंटरैक्शंस की बात करें, तो सेक्शन 29 इन्वोक किया गया इसके चलते। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यदि ये जो यंत्रणा है NCB की, वो अपना काम कर रही है, उन पर आपने अगर उनके परिवार से है, उनके अपने बर्थ सर्टिफिकेट से है, ये तमाम विषयों को निकालकर जो है, जो विषय को है हम हटा दें, तो इससे मुझे लग रहा है कि केस पर भी, जजमेंट पर भी एक बहुत बड़ा दबाव और प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं जाकर।
आज हम भी हमदर्दी रखते हैं, कहीं ना कहीं जाके आर्यन खान बैंड्रा से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन न्याय वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही है समीर वानखेड़े की, आप ये कह रहे हैं प्रमाण पत्र में भी अगर दिक्कत है तो भी अब ये जजमेंट तक पर आप पहुंच गए। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज, दूसरे भी पैनलिस्ट है गजेंद्र सिंह साखला, मेरा सवाल यहाँ पॉलिटिकल नहीं है, मेरा सवाल ये है अगर ड्रग्स केस है तो उसमें सच सामने आना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी बाशिंदा, इस देश का कोई भी नागरिक ये चाहता है कि जो आरोपी हो, जो अपराधी हो, जो गुनहगार हो, उनका कोई बचाव किया जाए। तो भाई इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, कम से कम इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार तो कर लीजिए। निजी हमलों से क्या हासिल हो रहा है? बिल्कुल 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 इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर अधिकारी पर कोई सवाल उठा है तो इस सवाल से जांच किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होती है। और दूसरी बात ये, अगर कोई सवाल उठा है अधिकारी के संबंध में भी, जैसे उन्होंने कहा मैंने दुबई की यात्रा नहीं की, और वास्तव में उनकी दुबई की फ़ोटोज़ वगैरह लोगों ने सामने सर्कुलेट किए हैं कि दुबई भी जा कर के आए हैं, तो इस तरह से एक बड़े अधिकारी को झूठ बोलने की भी मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं वो जांच का विषय है। और दूसरी बात ये है, अगर उनकी जाति के संबंध में या कोई भी सब्जेक्ट सामने आया है तो सुरक्षा की और हमारी देश की तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो इस बात को जांच कर लेवे, और जांच करने के बाद उधर वो जांच चल ही रही है, उसके अंदर अगर कोई भी ड्रग्स लेने के अंदर ड्रग्स में दोषी हैं उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी भी चाहिए। इसके साथ साथ ड्रग की बहुत बड़ी डील, आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आरोप लगाकर, सीधी बात ये है कि आरोप लगाकर ऑफिसर को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या ऑफिसर को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जो न्याय की प्रक्रिया है सर, उस पर सवाल उठेंगे और उस पर आपको जवाब देने होंगे, जांच प्रभावित नहीं होती क्योंकि एक अधिकारी जांच नहीं करता। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। सुरेंद्र पाल जी भी हमारे साथ हैं, एक कमेंट उनका लूंगी। सुरेंद्र पाल जी, हमने आपने पहले भी बात की है, हमारी आपकी करता है, हमारी और आपकी अंदर अगर एक अधिकारी पहले भी बात हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तरफ ये सियासत है जो कि नॉन स्टॉप चल रही है, आरोपों का सिलसिला एक के बाद एक जारी है, और दूसरी तरफ मेरा कंसर्न है इस मामले की सच्चाई से जुड़ा हुआ। क्या किसी को यहाँ पर सच की पड़ी है? जी आदित्य जी, आपकी बात को पूरी तरह से तवज्जो देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो लोग कौन है वो भी सभी लोगों को मालूम है। बेलगाम होके बातें करते हैं, जनता सब है, जानती है, सब कुछ पहचानती है, उनको सब कुछ मालूम है क्या कौन सही है और कौन गलत है। अगर आज आप सोशल मीडिया को उठा के देखें तो हर आदमी समीर वानखेड़े के साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश खड़ा हुआ है इस वक्त उसके साथ। और मैं कहता हूँ एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के साथ जब वो कोई केस को हैंडल कर रहा है तो उसके मोराल को गिराना नहीं चाहिए। आप लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आपको सरकार का सहयोग देना चाहिए, ना कि उसके मोराल को गिराना चाहिए। एक ऑफिसर ने एक बड़े गैंग के ऊपर एक बड़ी उसके ऊपर हाथ डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है आप लोग जो है उसका मोराल गिराते रहें, उसको किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। उसके ऊपर इतने सारे केसेस डाले जा रहे हैं, जिस तरह की अनिल देशमुख के साथ केस हुआ था, उसमें जब परमवीर ने कोई स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि सारी चीजों को एक्सपोज किया तो लोग जो है उसके पीछे पड़ गए कि नहीं भैया ये करप्ट है, ये बदमाश है, ये है। इसी तरह समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है कि जब उसने हाथ डाल दिया है तब आप उसका मोराल डाउन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऑफिसर्स का हमें मोराल डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों का मोराल अप करना चाहिए। कि इन्वेस्टिगेशन को इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी, हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है बेल एप्लीकेशन पर आर्यन खान की। जो दलीलें दी गई हैं मैं कुछ आपके सामने रख रही हूँ सर, सिलसिलेवार तरीके से। कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे, प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था, आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी, और साथ ही वो ये कहते हैं कि ड्रग्स लेने की जांच पर आर्यन का कोई टेस्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आर्यन की गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने का कोई आधार ही नहीं। आप पहले भी इस तरह की केसेस से डील कर चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सर, इस तरह की दलीलें कोर्ट में कितना स्टैंड करती हैं, और क्या आज मेन पॉइंट होगा जिस पर हाई कोर्ट सबसे ज्यादा फोकस करेगा?
आदिति, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों पक्ष के तरफ से निचली अदालत में भी दलील दी गई थी, आज भी हाईकोर्ट में दलील दी जा रही है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मामला एक दिलचस्पी बन रहा है। दिलचस्पी इसीलिए बन रहा है जिस प्रकार इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, जिस प्रकार जांच एजेंसी की तरफ से कुछ बयानबाजी हो रही है, कुछ राजनीति वाले लोग कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, और यह मामला दिल्ली तक भी पहुंच गया। दिल्ली को भी उनके जांच अधिकारी को बुलाया गया। तो मुझे लगता है कि यह हाई प्रोफाइल तो मैटर बन गया है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है तो निचली अदालत ने यह मान लिया है कि इस प्राइमा फेसी उसके खिलाफ कुछ सबूत है, लेकिन वो सबूत पुख्ता सबूत है कि जिसके आधार पर जमानत रिफ्यूज की जाए, रिजेक्ट की जाए, यह बड़ा हाईकोर्ट के सामने आज सवाल है। जहां तक मैं मानता हूं कानून का विद्यार्थी की हैसियत से, व्हाट्सएप चैट हो यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस है और इसके लिए कोई कोरॉबरेटिव एविडेंस लगना चाहिए। यानी जो व्हाट्सएप चैट है उसको कोरॉबरेट यानी पुष्टिदायक सबूत चाहिए। क्या जांच एजेंसी ने ऐसा कुछ खोज के निकाला है? क्या कोर्ट में प्रोड्यूस किया है? और इसीलिए सिर्फ एविडेंस ही नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग द एविडेंस, ये एक बड़ा अहम सवाल होता है। जमानत उस अभियुक्त की रिजेक्ट की जाती है जब उसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस हो और जांच एजेंसी की आशंका है कि अगर इसको जमानत दी गई तो शायद वो प्रोसिक्यूशन केस का सबूत वो छेड़छाड़ कर सकता है। अभी देखना यह है कि हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता। जी उज्जवल जी, मेरा एक सवाल है। थोड़ी देर पहले इस तरह की खबरें आई कोर्ट रूम से कि जो एनसीबी है उसने ये कहते हुए अपोज किया कि इन्होंने कंज्यूम भी किया और ये ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है और साथ ही गवाहों को और जो एविडेंस है उसकी टैंपरिंग हो सकती है। क्या जब इस तरह की दलीलें पेश की जाती हैं कोर्ट में तो ये कोर्ट किस तरह से डिसाइड करता है? क्योंकि गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। एक लेमैन की नज़र में कोर्ट इन्हें बहुत सीरियसली कंसीडर करता है। आप बताइए एज अ लीगल एक्सपर्ट कि किस तरह से देखा जाता है कोर्ट? देखिए, कोई भी अभियुक्त के खिलाफ जब हम जमानत को उसको विरोध करते हैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से, तो हम पहली बात इस बात पे ध्यान देते हैं कि क्या उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी एविडेंस है क्या। और एविडेंस, प्राइमा फेसी एविडेंस इतना चाहिए कि उसके आधार पर केस एस्टेब्लिश होती है क्या नहीं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैंने जो दूसरी कंडीशन बताई है, अब पूरा इस मामले में मैंने ये बताया कि मैं जब प्रमोद महाजन की हत्या का ट्रायल चला रहा था, उस हत्या के ट्रायल में प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को मर्डर के 2-3 दिन पहले एक थ्रेटनिंग एसएमएस भेजा था। और हमारा यह दावा था उस वक्त ट्रायल कोर्ट में कि जिस तरह से प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन की हत्या के पहले उनको एक एसएमएस किया है, इसका मतलब है प्रवीण महाजन वो सोच के आया था उनका मर्डर करने के लिए। और उसके एक्सपर्ट ने, जो प्रवीण महाजन का एक्सपर्ट उसने एग्जामिन किया, उसने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि एसएमएस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से टेम्पर हो सकता है, टेम्पर किया जा सकता है। इसलिए जांच एजेंसी को यह देखना होगा ये पूरे मामले में जो व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसके आधार पर यह कह रहे हैं कि एक ड्रग ट्रैफिकिंग का एक हिस्सा है, एक साजिश है, और इससे कहां से मिले। क्या जांच एजेंसी ने ढूंढ लिया है कि उसने कहां से प्राप्त किया था? अगर सिर्फ उसमें उसके पास ना कंज्यूम किया है ना उसको पोजीशन मिला है, तो जांच एजेंसी को यह भी ढूंढना होगा इन्वेस्टिगेशन में, अगर ढूंढ लिया होगा तो क्या उसने कहां से ये ड्रग्स लिए थे। अगर वो इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा मानते तो कौन था, कौन उसको सप्लाई करने वाला था। अगर ये सबूत प्राप्त होते तो मुझे लगता है कि केस बड़ी स्ट्रांग बनती है। अगर नहीं सबूत प्राप्त होते तो हमें यह देखना है कि हाईकोर्ट इस पर क्या नतीजा देता है। सर, आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया है, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा वहीं पर मौजूद हैं। जितेंद्र से अपडेट लेंगे। जितेंद्र, इस वक्त क्या चल रहा है अंदर से, कोर्ट के भीतर से क्या खबर है? देखिए अदिति, मुकुल रोहतगी आर्यन खान की तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं और लगातार इस बात की दलील दे रहे हैं कि आर्यन खान के पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है, ना ही उनके पास से पोजीशन में कोई ड्रग्स बरामद हुई है, ना ही उनका मेडिकल टेस्ट लिया। बल्कि ये तक भी कहा गया है कि उनके पास से जो मोबाइल फ़ोन था वो भी सीज नहीं किया गया था, जिसको लेकर के जज ने जब पूछा कि व्हाट्सएप चैट क्या है तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो चैट्स पुरानी है, उनका इस चैट से इस समय कोई लेना देना नहीं है, 2018 की चैट्स हैं। इसके अलावा लगातार मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि इस पूरे केस
से उनका लेना देना नहीं है। सिर्फ अरबाज मर्चेंट से उनकी अगर दोस्ती है, उसके पोजीशन से कुछ मिला है, तो उसको लेकर के उन्हें एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रूज के ऊपर एक लड़का नहीं था, उसके साथ उनकी पॉकर को लेकर के बातचीत चल रही थी, चैट चल रही थी, उसको भी इसमें कहीं ना कहीं क्लब कर दिया गया है, जबकि ऐसी कोई प्लानिंग थी भी नहीं। तो इस तरह की जो दलीलें हैं वो मुकुल रोहतगी की तरफ से दी जा रही, जिसमें लगातार बताया जा रहा है कि आर्यन खान इस पूरे मामले में कहीं से भी किसी तरह से भी लिंक नहीं है। जो एक्यूज नंबर 17 है अचित, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया था, जो कि मौके पर क्रूज में था भी नहीं, उसको भी जब गिरफ्तार किया गया तो उससे भी आर्यन खान को लिंक किया गया। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो में अगर मुकुल रोहतगी की बात को देखें तो मुकुल रोहतगी बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान किसी भी तरीके से इस पूरे केस में लिंक नहीं है, ना ही उनके पास से किसी तरह की कोई रिकवरी बरामद हुई है, ना ही उनका मेडिकल टेस्ट किया गया जिससे ये पता लग सके कि उन्होंने कोई ड्रग्स लिए है, ना ही वो वहाँ पर इस हालात में थे कि वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं। एक प्लानिंग जरूर हुई थी, लेकिन अगर प्लानिंग अबॉर्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ड्रग्स लेने के लिए या वहाँ पर कोई पार्टिंग करने की बात कर रहा था, ना ही वहाँ पर कोई इस तरह की पार्टी हुई, ना कोई इस तरह की आर्यन खान से। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ जी जितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहती हूँ एनसीबी द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि हमने ये देखा और पढ़ा कि एनसीबी ने बेल को अपोज किया, ट्रैफिकिंग की भी बात की है, इन्फ्लुएंस गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की भी बात की है, जांच पर असर डालने की बात की है, और क्या डिटेल्स है? देखिए, एनसीबी ने अपना रिप्लाई जरूर फाइल किया है, लेकिन अभी उनकी तरफ से दलीलें शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि मुकुल रोहतगी आर्यन खान की तरफ से पहले दलीलें पेश कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी तरफ से डिफेंस जो कि वो पेश कर रहे हैं कि किन ग्राउंड्स पर उनको बेल दिया जाना चाहिए। एनसीबी ने जो रिप्लाई फाइल किया था उसमें उनके जो ग्राउंड्स हैं, जो कि सेशन कोर्ट में भी था कि इंटरनेशनल कार्टेल है, काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स मिले हैं जिसको लेकर के पता लगता है कि आर्यन खान लगातार ड्रग्स सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए थे, वो कंजप्शन कर रहे थे या ड्रग्स को प्रोक्योर कर रहे थे। व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया गया है और काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स हैं जिनको अभी खंगाला जाना बाकी है। इसके अलावा जो सबसे अहम जो एनसीबी ने अपने रिप्लाई में बताया है, वो जो पिछले 2 दिनों के जो अपडेट्स हैं, जो कि पिछले 2 दिनों में जो हालात बदले हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस है प्रभाकर, जिसने एलिगेशन लगाया है कि उससे ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पर साइन कराया गया, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि 25 करोड़ रुपए की वसूली की तैयारी थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। और उसी के जवाब में जिस तरह से एनसीबी ने सेशन कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, समीर वानखेड़े ने भी पर्सनल कैपेसिटी में वो एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे जांच को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो गवाह है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखा जाना बेहद ज़रूरी है। और यही एफिडेविट्स और इन पे जो लिखी हुई बातें हैं यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से इस पूरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, और इस वजह से जो एक्यूज्ड है वो काफ़ी पावरफुल है, और अगर अभी उन्हें बेल दे दी गई तो निश्चित तौर पर जांच में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ, अभी कोर्ट में आपको स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बेल एप्लीकेशन पर डिसीजन में रफली कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये बात तय है कि आज आर्यन खान की जमानत पर फैसला नहीं आएगा, क्योंकि फ़िलहाल दलीलें चल रही हैं, और अगर अभी के समय की मैं बात करूं तो करीबन जो है इस समय 5:30 बज चुके हैं, और अब से कुछ देर तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दलीलें चल सकती है। हालांकि अदालत के अंदर है और जज चाहे तो कभी तक इसको जारी रख सकते हैं, लेकिन अमूमन जो इस समय शुरुआत होती है तो वो अगले दिन तक चलती है। तो आज आर्यन खान की जमानत पर फैसला नहीं आने की उम्मीद है, कल इसमें सुनवाई जारी रखेगी, और कल ये देखा जाएगा कि कल अगर समय पर सुनवाई पूरी हो जाती है तो अदालत क्या फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा। तो आज उनकी बेल एप्लीकेशन जो है, आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन जो है, उस पर फैसला नहीं आने के आसार हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। महेश चौहान जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है और बहुत ही स्ट्रेट है सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जाति को बीच में लाने की क्या जरूरत है सर? मतलब जांच से है या ऑफिसर की जाति से? और ये सवाल, इस सवाल का आधार सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र डाला है, उससे जुड़ा हुआ है सर। इस पर आपको जवाब देना होगा कि जांच बड़ी है या ऑफिसर की जाति बड़ी है। देखिए, जांच बड़ी है, इसमें कोई भी ये डाउट नहीं है, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए।
जो जांच अधिकारी है वो अगर अपनी नौकरी एक फर्जी डॉक्यूमेंट देकर पाता है तो वो कितना सही है, इतना ही मेरा सवाल था। दूसरे और 2 पॉइंट्स मुझे आपके सामने रखने। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बीजेपी के भी प्रवक्ता उन्होंने भी कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार जांच अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हमारा तो आरोप ये है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी लोग ऐसे बोलते हैं, जो भी विरोधी है, जो भी है, कि सेंट्रल एजेंसीज पर अगर कोई कोई दबाव डालता है तो वो दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है, उनके अखत्यारी में ये सेंट्रल एजेंसीज काम करती है। और हम लोग ने अक्सर देखा है कि उनका पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए वो इन जांच एजेंसी के ऊपर दबाव डालकर उनका इस्तेमाल करती आ रही है। सेकंड मेरा और एक पॉइंट है, जवाब लीजिए प्लीज, आपको वापस काउंटर करने का मौका दूंगी सर। जवाब लीजिए आसिफ बामला। दबाव डालने का काम एजेंसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीधा आरोप लगा रहे हैं सर। जवाब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये एक जांच चली रही है और अगर इतनी ही अगर आप कह रहे हैं और इतना ही सत्य और तथ्य है तो उनके जजेस है, उनके एडवोकेट है, उनके जो अपने पक्ष के जो एडवोकेट्स है उन्होंने अपनी जांच रखी कोर्ट के सामने। और आज कुछ जजेस जो है वो किसी पार्टी के तो नहीं है, वो तो किसी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। आप ये कहकर तो जज की प्राथमिकता पर, उनकी विश्वसनीयता पर आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। एक नंबर 2, जैसे अभी उज्जवल निगल जी ने कहा कि जो चैट्स बरामद हुए उनको कोरैबोरेट किया जाएगा सत्य के आधार पर, तो यदि उसके लिए अपना वक्त लग रहा है, जांच एजेंसियों को अपना वक्त लग रहा है और अपना वक्त ले रहे हैं उस तरीके से, लेकिन आप ये आज ये हो गए 24 दिन लगभग, अगर उनके जो वकील हैं उनके पास सफिशिएंट अगर एविडेंसेस होता, बेसिस होता तो अब तक तो उनके बेल मिल जाती। बेल इज अ कंपल्शन। बेल तो जो है जज का मंच है, पॉइंट बाय पॉइंट महेश जी ये कह रहे हैं आप तो जजेस की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल सुन लीजिए ना सर। क्या किसी पार्टी के या किसी अधिकारी के जांच के आधार पर क्या कोई बेल मिल सकता है? बेल का अधिकार जज को है। इस तरह से डिबेट होती है क्या? आप दूसरों का भी जवाब लेंगे ना सर, अपने पॉइंट रखकर थोड़ी चले जाएंगे। प्लीज सर, प्लीज। महेश चौहान, आप सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, जजेस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं, सीधा कह रही है बीजेपी। दीजिए जवाब। अदिति जी, मैंने कहीं भी कोर्ट का या जजेस का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज की मतलब सीमित था, उनके बारे में ही सीमित था मेरा आरोप। अभी मैं सेकंड बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल आरोप है या दबाव तंत्र है, तो आप मुझे बताइए प्रभाकर सैल, उन्होंने जो एलिगेशंस के, उन्होंने जो आरोप लगाए वो भी क्या पॉलिटिकल है? आज जो लेटर सामने आया है, वो लेटर जिसने लिखा है वो खुद को एनसीबी का कर्मचारी कहलाता है। दिन से प्रभाकर कहाँ थे? अरे मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए बामला जी, मैंने आपके बीच में बात नहीं की। प्रभाकर कहाँ थे? अच्छा बोलिए, 20 सेकंड्स में आर्गुमेंट 2 दिन पहले कहाँ प्रकट हो गए? सर वो कोर्ट देखेगी ना, अभी एसआईटी फॉर्म हो रही है एनसीबी की, वो लोग चेक करेंगे, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सब सच सामने आएगा। पॉलिटिकल आरोप सिर्फ हम नहीं कर रहे, पॉलिटिकल आरोप आप भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग ये बोल रहे हैं कि सब आरोप पॉलिटिकल नहीं होते हैं। ठीक है गजेंद्र सिंह साकला, पॉलिटिकल आरोप की ही बात मैं कर रही हूँ। अच्छा है कि महेश जी भी अब इस बात पर आ गए कि पॉलिटिकल आरोप ही खेल रहे हैं। पॉलिटिकल आरोप का ही खेल चल रहा है यहाँ पर। किसी को जांच की नहीं पड़ी है, किसी को सच की नहीं पड़ी। नहीं, जांच की पूरी तरह पड़ी है, जांच होनी चाहिए। देखिए एनसीबी के हम साथ, पॉलिटिकल आरोप अदिति जी इसलिए नहीं है कि जांच एजेंसी जांच कर रही है। जांच एजेंसी कोई आरोप किसी अधिकारी पर लगता है तो उससे जांच कहां प्रभावित होती है? जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि 3000 किलो जो नशीला पदार्थ आया था वो कहां से आया, वही तो आखिर आकर के बट रहा है यहाँ पर देश के अंदर। तो सबसे पहले जहां से ये जड़े हैं, ये इस तरह का नारकोटिक्स और ड्रग्स देश के अंदर आ रही है, हजारों किलो आ रही है, उसको भी रोका जाए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उस जांच को कहां दबाई गई है उसका भी खुलासा हो, क्योंकि वो जो माल आया है देश के अंदर, इसका मतलब वो देश में कंज्यूम होने के लिए वही तो आकर के नासूर कर रहा है, हमारे नौजवान बच्चों को खराब कर रहा है, गलत दिशा के अंदर ये जा रहे हैं। तो कम से कम उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, उसके भी नेशनल लेवल पर जांच होनी चाहिए। वो बात ऐसा लगता है जैसे टोटल कागजों के दफन कर दी उस बात को, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और अगर किसी अधिकारी पर कोई उंगली उठाई गई है किसी आधार पर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
किसी पर आरोप लगाने से कोई जांच प्रभावित थोड़ी होती है, और जांच केवल एक अधिकारी नहीं करता, जांच पूरी टीम करती है। बहुत बढ़िया है कि आप हर अधिकारी पे आरोप लगा दीजिए सर, फिर जिसे भी दबाव बनाना हो हर अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। ये सबसे ऐसा है कुछ। देखिए अगर कोई धुआं उठता है तो कहीं कोई चिंगारी है, जब धुआं उठता है, अब वो कह रहे हैं मैं दुबई नहीं गया और दुबई जाने के उनके प्रमाण है, तो इसका मतलब झूठ तो वो बोल रहे हैं, सामने आना झूठ तो बोल ही रहे हैं। जिस तरह की दलील दे रहे हैं, नहीं झूठ तो बोल ही रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं दुबई नहीं गया और वहां पर लोगों ने दुबई जाने के प्रमाण दिए। जवाब आप गुजरात अगर कोई बात उठी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। चल रहा है कि आपकी मंशा क्या है, कितना सच से सरोकार किसी के खिलाफ अगर जांच करने के लिए अगर कोई सवाल उठाया है तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? बात करूं उज्ज्वल निकम, मेरा सवाल ये है, एक तो ये लेकर आपने भी मेरे सहयोगी को भी सुना कि अभी जो आर्यन खान के काउंसिल है उनके द्वारा आर्गुमेंट रखा जा रहा है, उसके बाद एनसीबी द्वारा रखा जाएगा, तो आपके हिसाब से इस पर फैसला आने में कितना, मैं स्पेकुलेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक लेमैन के लिहाज से कितना वक्त लग सकता है? और दूसरी बात सर, जिस तरह के पॉलिटिकल आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक प्लॉय है, एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जहां भी फंसते दिखाई दो जांच अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दो। क्या ये सही ट्रेंड है? आदि जी, ये बिल्कुल सही ट्रेंड नहीं है। मैं इस मामले में बड़े दुर्भाग्य से कहूंगा कि इस मामले में दोनों पक्ष की गलती है, चाहे वो जांच अधिकारी की भी गलती हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स की भी गलती हो। जिस प्रकार दोनों तरफ से बयानबाजी कर रहे, मैं कानून का विद्यार्थी के होने के कारण मुझे बहुत दुख इस बात का होता है। कोई अभियुक्त की अगर जमानत रिजेक्ट होती है तो जांच अधिकारी सत्यमेव जयते सोशल मीडिया से कहता, इतना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जिस प्रकार पॉलिटिकल लीडर्स पर्सनल एलिगेशंस कर रहे हैं जांच अधिकारी, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस पूरे मामले में चार्जशीट के पहले ही गवाहदार ने कुछ संगीन आरोप करना, मोड़ जाना, मुझे लगता है कि यह टेम्परिंग ऑफ एविडेंस भी बन सकता है। इसलिए कोर्ट भी इस बात पर जरूर ध्यान देगी कि क्या जो जांच पक्ष का आरोप है कि जांच के पहले ही आरोपी ने मोड़ जाना, जांच अधिकारी पर आरोप करना, क्या यह टेम्परिंग ऑफ एविडेंस आरोपी को बचाने के लिए हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसीलिए भी आरोपी के जमानत के लिए कठिनाई खड़ी हो सकती है। नंबर टू ये बात मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि आज प्रकार इस पूरी मैटर में जिस प्रकार मीडिया के पास सबसे कौन आगे जाके पक्ष अपना कौन रखता है, चाहे वो जांच अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, और जिस प्रकार इस बयानबाजी से हर व्यक्ति ने बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। जहां तक मीडिया ट्रायल इस मैटर में पूरी हो रही है, और मुझे लगता है कि जांच अधिकारी को, जांच एजेंसी को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। चाहे अगर तुम्हारे जांच अधिकारी के खिलाफ कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो उसके बड़े ऑफिसर उसके बारे में देखा जाएगा, कोर्ट में भी उनके खिलाफ तुम मान सकते थे, लेकिन इस हर मामले में उस जांच का पूरा जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो रहा है। और मुझे डर इस बात का है कि एक नारकोटिक ड्रग्स ये बड़ा संगीन मामला है, और इस बैकग्राउंड में बॉलीवुड भी आरोप कर रहा है कि हमारे खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो बड़ा मीडिया में उछल जाता है। नहीं, ये बॉलीवुड का कहना भी गलत है, क्योंकि बॉलीवुड की हमारी भारतीय जनता आपको आदर्श मानती है, भारतीय जनता आपको फॉलो करती है, आपको मैटिनी आइडॉल को एक भगवान के रूप देती है, और इसीलिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करने को दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता आपको फॉलो करती है। इसलिए जो बॉलीवुड आज कह रहा है, जो आरोप कर रहा है कि हमारे बारे में कोई आरोप आ गया तो बड़ा उछल जाता है, ये बात भी गलत है। अपना घर पहले सुधारो, फिर दूसरे पर आरोप करो। तो मुझे लगता है इस मैटर से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट में मैटर होने के कारण मुझे लगता है कि आज तो पूरी सुनवाई नहीं होगी। आज तो आर्यन खान की बाजू से दलील पेश की, कल एनसीबी करेगी, फिर कोर्ट कुछ वक्त लेगा, तो कहना मुश्किल है कि इसके बारे में अंतिम फैसला कब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निगम जी, आपने इतना साधारण सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला समझा दिया है, और राजनीति से अलग जाकर जो इस मामले से जुड़े
फोकल पॉइंट्स हैं, उनको जिस तरह से आपने डिकोड किया है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश चौहान जी, कमलेश राय, गजेंद्र सिंह साखला और साथ ही आसिफ भामला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वादे के साथ कि हाई कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, इससे जुड़ा हर अपडेट जी न्यूज़ आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। हम जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.